चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा चलो स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा कुछ चीजें आवाज आ रहा है ना? ठीक है। यस सर। यस। अच्छा लिखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। भाई डेफिनेशन लिखो, मैं बताऊंगा इसका मतलब। पहले डेफिनेशन लिखिए। सर आप TWT के सॉल्यूशंस कब भेजोगे? मैं भेज दूंगा यार, मैं इस बार थोड़ा बिजी चल रहा था, मुझे मालूम है, भेज दूंगा यार मैं। कल भेज दूंगा यार, आज भी थोड़ा बिजी ही हूँ। मुझे याद है, मतलब मुझे भेजना है, मुझे याद है। तो मैं भेज दूंगा, मैं कल तक, मुझे याद है मतलब कि मुझे भेजना है। ऐसा नहीं कि मैं भूल गया हूँ। आसान सा चीज है, लेकिन डेफिनेशंस थोड़ा सही रखना। डेफिनेशंस क्या है? कॉपी करो पहले इसको। हो जाए तो बोलिएगा। डन सर। नो सर।
सर आप पेज टर्न करने वाले हो। हाँ स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ूंगा, उसको डिफाइन करूँ अब। बस 1 मिनट हो गया कैसे टर्न ठीक कर। है। अच्छा, अब फिर देखो इसमें है क्या, डेफिनेशन वाइज क्या है। देखो हम लोगों ने लास्ट टाइम इतना किया था, कोई रिएक्शन होता है, मतलब अगर मैं स्टार्ट करूं, रिएक्शन होगा तो नए बॉन्ड्स बन रहे हैं, पुराने बॉन्ड्स टूट रहे हैं, ठीक है। और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर हो सकता है बढ़ेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ रिएक्शन वो टेम्परेचर सराउंडिंग को चला जाएगा, ठीक है। गर्म होगा लेकिन फाइनली तो सराउंडिंग को चला जाएगा। और हम लोग ने क्या जाना था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सही रहेगा। और जितना का हीट एक्सचेंज होता है ये हम लोग मेजर करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब इधर ध्यान देना, स्टैंडर्ड जब भी दिखाई पड़े यहाँ पर डेल्टा एच नॉट लगाते हैं, ये डेफिनेशन है, ठीक है। और इसको हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था, ये हम लिख सकते हैं सी। अब मैं ऊपर लगा रहा हूं एच नॉट, बार देने का मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, मोलर एंथैल्पी, मतलब एक मोल का एंथैल्पी, ठीक है। अब देखो पर वो इसमें एक एच नॉट क्यों लिखा है आपने? ये भी देखो डेफिनेशन में क्या है, डेफिनेशन में अभी दिखाई पड़ेगा। एच नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड। अभी स्टैंडर्ड को डिफाइन करना है, व्हाट इज स्टैंडर्ड मीनिंग, देखो। सर हाँ, प्रोडक्ट में आपने ऊपर बार पे लगा एक बार बताओ दे। बाहर का मतलब होता है मोलर एंथैल्पी, एक मोल का एंथैल्पी। जब भी ऐसे दिया हो तो एक मोल का एंथैल्पी, तो इस रिएक्शन में कितना एंथैल्पी चेंज होगा। एक मोल का एंथैल्पी अगर एच नॉट है तो सी मोल्स का कितना होगा, सी इंटू एच नॉट। यही ना किया था लास्ट टाइम, यस है ना। ए डेफिनेशन लिख देता हूँ, चलो। मतलब एच एच बार नॉट का मतलब होता है, थोड़ा सही से समझना, डेफिनेशंस थोड़े आसान है मतलब, लेकिन समझिएगा थोड़ा। एक लिख देता हूँ, बाकी सबके लिए वही डेफिनेशन है। मोलर एंथैल्पी ऑफ सब्सटेंस सर in its standard state at temperature T। अच्छा, तो H नॉट जहां जहां लगेगा उसको क्या बोलेंगे, H नॉट लगेगा मतलब इसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। अब ध्यान देना क्वेश्चन में क्या है, मैं इसको डेफिनेशन को ध्यान से देखो। कोई भी केमिकल रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज तो बहुत है ही, अब उसी में स्टैंडर्ड डिफाइन करने का मतलब है कि आपका, जैसा आपने रिएक्शन लिखा है, जैसे मैंने लिखा एक ए मोल एक प्लस बी मोल्स ऑफ बी गेट्स कन्वर्टेड इनटू सी मोल्स ऑफ सी एंड डी मोल्स ऑफ डी। तो आपका उस रिएक्शन में डिफरेंस, हर एक रिएक्टेंट भी अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए और हर एक प्रोडक्ट भी अपने किस स्टेट में होना चाहिए, स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। अब स्टैंडर्ड स्टेट को भी थोड़ा डिफाइन कर देते हैं, तब जा करके और थोड़ा क्लैरिटी आएगा। अभी स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है तो इसको लिखो पहले, फिर ये डेफिनेशन और क्लियर हो जाएगा। कि सर ये स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, ठीक है, लिखो। सर प्योर सब्सटेंस मतलब क्या है। प्योर मतलब अनमिक्स्ड है, कुछ ज्यादा प्योर उतना कंफ्यूज मत करो, सब्सटेंस ही कंफ्यूज मत, ठीक है। अच्छा मतलब प्योर ही मानना ही है तो क्या,
Standard state for a pure, yeah, solid or a liquid, standard state is सोल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, ये मान सकते हो, सोल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग एक लिक्विड में ऐसा नहीं कि कोई सोल्यूशन लिए वो नॉर्मल लिक्विड है। तो स्टैंडर्ड स्टेट इज डिफाइंड एज स्टेट with pressure equals to 1 bar and temperature T. For each value of T, there is a single standard state. प्योर सॉलिड का तो कोई मतलब नहीं होता है, लिक्विड का लिख सकते हैं। लिक्विड का प्योर होने का क्या मतलब है? आई एम नॉट कंसीडरिंग एनी सोल्यूशन, ठीक है ना, मैं सॉल्वेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इधर ध्यान देना, गैस के लिए स्टैंडर्ड स्टेट मतलब प्रेशर P बार पर और टेम्परेचर T, ठीक है। अब ध्यान दो, डेफिनेशन क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड स्टेट कैसे डिफाइन किया गया है? स्टैंडर्ड स्टेट डिफाइन किया गया है उस पर्टिकुलर कंपाउंड का स्टेट, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, जो भी है, किस प्रेशर पर? बाहर का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होना चाहिए? प्रेशर होना चाहिए 1 बार, और टेम्परेचर T कुछ भी हो सकता है, ये समझा? टेम्परेचर क्या इसका मतलब मैं मानो कि कोई रिएक्शन या कोई चीज करते समय बाहर का प्रेशर 1 बार है और टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको भी क्या बोलेंगे? हर एक का क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड स्टेट। प्रेशर 1 बार है एटमॉस्फेरिक और आपका टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको भी क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड स्टेट ही बोलेंगे। मतलब स्टैंडर्ड स्टेट के डेफिनेशन में टेम्परेचर नहीं आता है, स्टैंडर्ड स्टेट का डेफिनेशन सिर्फ एक है, प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 बार। 1 बार। सर हाँ अपने बोलो। गैस, सॉलिड और लिक्विड के साथ क्यों नहीं लिखा? मतलब ठीक है, ऐसे ऐसी कुछ ऐसा कोई लोड नहीं है। फॉर एनी सब्सटेंस, मतलब कोई रीजन है कि गैस को अपने अलग नहीं से? नहीं ऐसा नहीं है कुछ, बेसिकली अलग लिख दिया और कोई एक साथ लिख सकते थे। ये क्लियर है सबको? सर इन मोस्ट ऑफ द केसेस टेम्परेचर 298 केल्विन होता है। हाँ, बट वही एक्चुअली में वो डेफिनेशन देखो, एक चीज, अच्छा इधर देखो, कोई चीज अगर प्रेशर 1 बार में है और टेम्परेचर 298 केल्विन है, इसके से मान लो जो पानी है या कुछ भी है, उसको कौन सा स्टेट बोलेंगे? विल आई कॉल दिस अ स्टैंडर्ड स्टेट? यस। प्रेशर 1 बार है, टेम्परेचर इज 300 केल्विन, विल आई कॉल दिस अ स्टैंडर्ड स्टेट? यस। होता क्या है, जनरली रिएक्शंस आर कैरिड आउट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो किताबों में ये 298 केल्विन लिख दिया जाता है। तो अगर किसी के कॉन्सेप्ट में ये हो गया कि सर प्रेशर 1 बार होना चाहिए और टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए, तभी उसको स्टैंडर्ड स्टेट बोलेंगे, आपका मिसकंसेप्शन वहां से स्टार्ट हो गया। ये नहीं है डेफिनेशन। ये अलग बात है, मैक्सिमम किताबों में चूंकि टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर वही 298 केल्विन मानते हैं, तो उसको लिख दिया जाता है, क्योंकि वो भी एक स्टैंडर्ड स्टेट है, क्योंकि प्रेशर तो 1 बार ही है। बट स्टैंडर्ड स्टेट हैज नथिंग टू डू विद द डेफिनेशन ऑफ अ टेम्परेचर। टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, प्रेशर फिक्स होना चाहिए। प्रेशर कितना है? सर एनसीईआरटी में भी 298 केल्विन के हाँ बारे वही में तो बोल रहा हूँ। हाँ, तो 298 केल्विन गलत नहीं है ना इन द सेंस, लेकिन ये नहीं लिखा होगा कि प्रेशर 1 बार ही होना चाहिए, टेम्परेचर एंड टी इज 298 गलत है। नहीं सर, ये नहीं हाँ ये नहीं लिखा है, भाई तो बोल रहा हूँ ना, ये नहीं लिखा होगा। प्रेशर 1 बार, टेम्परेचर 298, इसको भी स्टैंडर्ड स्टेट बोलेंगे। प्रेशर 1 बार, टेम्परेचर 300, इसको भी स्टैंडर्ड स्टेट बोलेंगे।
तो गलत तो नहीं है प्रेशर 1 बार और टेम्परेचर, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि प्रेशर 1 बार ही होना चाहिए एंड टेम्परेचर शुड बी 298 तभी स्टैंडर्ड स्टेट बोलेंगे, तब गलत हो गया। एवरीबॉडी गॉट इट? मैं क्या बोला, सबको Yes. समझ में आया पार्ट? Yes, sir. सब कुछ ये भी सही है 298 के इफ, और जनरली कुछ नहीं मेंशन किया रहता है तो टेम्परेचर कितना लेंगे? 298 केल्विन लेता है मैक्सिमम कितना? सर मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ बोलो क्या? स्टैंडर्ड स्टेट डिफाइंड फॉर अ प्रोसेस और फॉर होल, मतलब नहीं अरे यार, स्टैंडर्ड स्टेट तो सबसे पहले तुम केमिकल रिएक्शंस में हर एक सब्सटेंस का डिफाइन करो, और अगर हर एक सब्सटेंस का डिफाइन कर दिए तो फिर चेंज इन एंथैल्पी, स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी आएगा, डेल्टा एच नॉट। किसी केमिकल रिएक्शन का तुम हर एक कंपाउंड, हर एक एलिमेंट का पहले स्टैंडर्ड स्टेट डिफाइन कर दो, ठीक है, और उसके बाद तुम्हारा जो आएगा वो स्टैंडर्ड ही आएगा। तो प्रोसेस पे क्यों जा रहे हैं, हर एक का पहले डिफाइन करते हैं, यस सर। ठीक है ना? ये क्लियर है सर? सबको? हाँ बोलो। सर हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्योर गैस ऐसा है कि मान लो कोई भी रिएक्शन है उसके अंदर हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं तो वहां पर ओनली प्योर ऑक्सीजन है, मतलब कोई गैस मिक्सचर नहीं है। हाँ वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, सॉलिड के लिए तो मिक्सचर नहीं होता है, लिक्विड में भी प्योर बोलने का मतलब है कोई सॉल्यूशन नहीं है, प्योर है, और गैस भी नॉर्मली कुछ ऐसा नहीं कि मैं एक सोल्यूशन, दो गैसेस के मिक्सचर की बात कर रहा हूँ, उसका नहीं, ठीक है, ये समझा? अच्छा इधर हाँ देखो, सर, अभी देखो इधर देखो। स्क्रीनशॉट ले। तो सर कहने एक का मिनट मतलब, रह गया था, ठीक है डन सर, थैंक यू। ठीक है। अच्छा कुछ नहीं मेंशन किया जाए तो आप ये मान सकते हो, तो कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो मैं इस कोई भी रिएक्शन है, मान लो मैं तुमको एक रिएक्शन दूं कोई भी, चलो मैं वही रिएक्शन भी देता हूं, मान लो रिएक्शन कराया गया है टेम्परेचर 307 केल्विन पर और प्रेशर 1 बार है, तो इसका अभी मैं डेल्टा एच नॉट लिख सकता हूं कि नहीं ऊपर? कैन आई राइट दिस डेल्टा एच नॉट? यस मैं लिख सकता हूं, लेकिन अब मैं एक काम करता हूं, हर को अब लिख लेता हूं। कैसे लिखूंगा मैं इसको? ज्यादा बेटर होगा 1,307, इसका समझ में आया? स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सी एट 307 केल्विन प्लस डी कैसे लिखूंगा? 1,307, ताकि आप लोग का कंफ्यूजन हट जाए। देखो मैंने टेम्परेचर 298 नहीं लिया है, बट फिर भी मैं ऊपर में क्या लगा रहा हूँ? स्टैंडर्ड स्टेट लगा रहा हूँ, यही दिखाने के लिए मैंने 298 नहीं लिखा है। मतलब एक ही टेम्परेचर के बहुत सारे क्या हो सकते हैं स्टैंडर्ड स्टेट, बट प्रेशर फिक्स्ड है। प्रेशर कितना होना चाहिए? प्रेशर शुड बी बाहर का 1 बार। अब मुझे एक चीज बताओ, इस डेल्टा एच का यूनिट क्या है? जैसे आप कोई रिएक्शन करोगे तो आप इसका डेल्टा एच नॉट निकालोगे, कुछ भी आपने दिया तो आप देखोगे यूनिट इसका है किलो जूल्स पर मोल। किसका मोल? पर मोल ऑफ ए, पर मोल ऑफ बी, सी की डी, क्या है इसका यूनिट क्या है? अब इधर ध्यान देना, डेल्टा नॉच का जो यूनिट होता है किलो जूल पर मोल, लिखता नहीं है किताब में, बता दे रहा हूं यूनिट, दिस इज पर मोल ऑफ द रिएक्शन। लिखेगा नहीं, पर मोल ही लिख देगा। इट इज नॉट per mole of A or per mole of B. It is not per mole of C or per mole of D. It is per mole of the reaction. Now per mole of reaction का मतलब जिस तरीके से आपने रिएक्शन को लिखा है, इस पूरे रिएक्शन को मैं एक 1
मोल ऑफ दिस रिएक्शन मान ले रहा हूँ। 1 मोल मतलब ये नहीं कि आपका ए मोल ए होना चाहिए 1 मोल, बी होना चाहिए 1 मोल, सी 1 मोल, डी 1 मोल, ये जरूरी नहीं है। ये पूरे रिएक्शन को एक आइडेंटिटी मान लो, तो जैसा आपने लिखा है पर मोल ऑफ दैट। कहने का मतलब ये कि अगर मैं इस पूरे रिएक्शन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो अब डेल्टा एच नॉट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। अब डेल्टा एच नॉट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, इसको क्या मान लूं, डेल्टा एच नॉट 1 मान लेता हूं, ट्वाइस ऑफ डेल्टा एच नॉट। सबको समझ में आया ये बात भी कि यूनिट इसमें पर मोल ऑफ रिएक्शन किसको माना जा रहा है? इसे देखो मैंने डेफिनेशन में कितना प्रिसाइज लिखा है, मैंने डेफिनेशन कितना प्रिसाइज दिया है, फिर से इस डेफिनेशन को पढ़िए। एंथैल्पी चेंज फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग स्टोइचियोमेट्रिक नंबर्स। स्टोइचियोमेट्रिक नंबर्स का मतलब जैसा आपने रिएक्शन को लिखा है, आपने अगर ए मोल बी सी और डी लिखा है तो जैसा आपने लिखा है ये तुम्हारे ऊपर, तो उस रिएक्शन का अपना डेल्टा एच नॉट है। सर 2 मिनट पिछला पेज दिखाओ। सबको ये क्लियर हुआ इलाहाबाद? थैंक यू सर। बोलो कोई क्लियर हुआ सबको? सर ये वाला एक्सप्लेन करोगे, डिस्कनेक्ट हुआ था। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ का जो यूनिट है, ठीक है ना, दिस इज पर मोल ऑफ द रिएक्शन। पर मोल का मतलब ये मत समझना कि सर क्या पर मोल ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू ए, पहला पॉइंट नहीं। क्या सर सब कुछ एक एक मोल ही होना चाहिए, पर 1 मोल ए 1 मोल बी ऐसा रखना है? नहीं, दुनिया में ऐसे रिएक्शंस तो है ही नहीं कि सब कुछ 1 ही रहेगा, ये भी बोलने का मतलब नहीं है। पर मोल ऑफ रिएक्शन मतलब द एंटायर रिएक्शन दैट यू हैव रिटन, एंटायर रिएक्शन, उस पूरे को एक यूनिट मानते हुए 1 मोल माना गया है। क्लियर है? अगर मान लो मैं पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो एंथैल्पी अब जो आएगा एंथैल्पी चेंज वो ट्वाइस हो जाएगा। क्लियर है? मतलब पहले केस में अगर एनर्जी रिलीज हो रहा है 100 जूल, सभी पूरे रिएक्शन को जैसा आपने लिखा है 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो अब एनर्जी रिलीज कितना होगा? 200 जूल। गॉट इट एवरीबॉडी? हाँ सर समझे। ठीक है, चलो। तो हम लोग 2 चीज ये डिफाइन कर दिए। तो हम लोग ने स्टैंडर्ड एंथैल्पी डिफाइन कर दिया। अच्छा, अब इधर ही जाते हैं और एक और चीज डिफाइन कर देते हैं। थोड़ा डेफिनेशंस के साथ क्लैरिटी रखो, बस, बाकी तो आसान ही है ये। सर स्टैंडर्ड स्टेट के लिए नंबर ऑफ मोल्स भी 1 होना चाहिए। यार एंथैल्पी निकालना है तो उसका मोलर एंथैल्पी तो निकालो या कुछ भी करो, स्टैंडर्ड से वो जरूरी नहीं है कि मोल एक ही होना चाहिए, टेम्परेचर उतना होना चाहिए वो, और ये होना चाहिए। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एच, और टी क्यों लिख देता हूं नीचे? स्टैंडर्ड का हाँ, टी लिख देता हूं बिकॉज टी कुछ भी हो सकता है। और प्रेशर कितना है? प्रेशर कितना है? नॉट किया है। हाँ, और नॉट दिया हुआ है तो समझ लेना, सिंबल नॉट दिया है तो प्रेशर 1 बार है ही, बोलने का जरूरत नहीं है। और टी में लिख देता हूं बिकॉज इट कैन बी एनी टी, इसलिए मैंने 298 केल्विन नहीं लिखा है। अब मैं डिफाइन कर रहा हूँ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं। ठीक है, लिखो। प्योर मतलब कोई सोल्यूशन सब की बात नहीं कर रहा हूँ, सॉलिड के लिए तो प्योर ही रहता है, 2 चीजों का तो बात नहीं कर रहे हैं। लिक्विड में भी कोई सोल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं। डेफिनेशन सही से पढ़िएगा, देखिएगा आ रहा है कि नहीं। ठीक है ना? 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट एट टी
is formed देखो फिर से एक बार अच्छे से डेफिनेशन पढ़ाई करो और फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो सर बोलो। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन n मोल्स के लिए डिफाइंड और ये 1 मोल के लिए ना। कौन सा? हाँ, 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस जो है जिसको बनाना है, यस, जिसको बनाना है उसका 1 मोल ही होना चाहिए, यस। पहला लिखा है वो n मोल्स के लिए, कौन सा? सबसे पहला डेफिनेशन लिखा है ना फर्स्ट हाँ पेज। हाँ, वो तो n मोल्स बोलो कि जैसा तुमने रिएक्शन लिखा है उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ना, तो उसमें तो n मोल्स ही आ गया। मैंने तो बोला ना पर मोल ऑफ रिएक्शन है, तो पर मोल ऑफ रिएक्शन का मतलब जैसा कि आपने रिएक्शन लिखा है, अब उसमें तुम जैसा लिखे हो पर मोल ऑफ दैट, तो वहां कोई डेफिनेशन फिक्स नहीं है कि 1 मोल ही रखना है, बट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है उसके लिए डेफिनेशन है। चलो आगे बढ़ो, इसको एक्सप्लेन करो अब। हाँ सर। अच्छा, किसी भी कंपाउंड का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है? देखो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है कि आपको उसी कंपाउंड को बनाना है, लेकिन उसका कितना मोल बनाना है? पहला डेफिनेशन, उसके जिस कंपाउंड का बात कर रहे हो उसके कितने मोल को बनाना है? 1 मोल को बनाना है। 1 मोल ऑफ द कंपाउंड को बनाना है स्टैंडर्ड स्टेट टेम्परेचर T पर, और उसको बनाना किससे है? उसके सेपरेटेड एलिमेंट, जैसे अगर NH3 है तो NH3 किस किस एलिमेंट से बना होगा? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। उनको अगर बनाना है उससे, वो भी होने चाहिए स्टैंडर्ड स्टेट में इन इट्स रेफरेंस फॉर्म। रेफरेंस फॉर्म का मतलब, रेफरेंस फॉर्म बेसिकली कौन सा फॉर्म लिया जाता है? जो जिस टेम्परेचर पे आप काम कर रहे हो, जनरली 298 केल्विन पर करते हैं, लेकिन जिस टेम्परेचर पे आप कर रहे हो उस टेम्परेचर पर सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट। अब इस पर भी आते हैं कि सर स्टेबल स्टेट फिर क्या है। मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं? चलेगा। ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है, पहले तो स्टेबल स्टेट समझ लेते हैं कि स्टेबल स्टेट क्या है, उसके बाद ही आगे बढ़ सकेंगे। ठीक है, देखो एंथैल्पी ऑफ एवरी एलिमेंट, और हम लोग लास्ट क्लास किए थे, मैंने याद है, मैंने बताया था एंथैल्पी ऑफ एवरी एलिमेंट इन इट्स स्टेबल स्टेट। एट, यार 1 बार ही लेते हैं या 1 एटमॉस्फेयर, एक ही बात है, ठीक है ना, बहुत किताब 1 एटमॉस्फेयर भी ले लेता है। ठीक है,
कौन सा वैल्यू असाइन किया गया है? देखो, अब देखो पहले सुनो इसका मतलब क्या है, ठीक है। जैसे कि हम लोग ने डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन अगर लिखना है तुमको CO2 का, तो बेसिकली इसका क्या मतलब है कि तुमको कार्ब CO2 बनाना है। किससे बनाना है? C और O2 से CO2 बनाना है। CO2 बैलेंस करते समय रिएक्शन कैसे लिखोगे? इसको 1 ही लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन में जो बनाना है उसके 1 मोल को बनाना है। अब कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या माना गया है? कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट माना गया है, ये आपको याद होना चाहिए, ग्रेफाइट। और ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या माना गया है? गैस। ये समझ में आया सबको? ठीक है। अब तुम बोलोगे स्टैंडर्ड स्टेट आपको मालूम होना चाहिए कि डेल्टा हीट, तो मतलब इसको कौन सा वैल्यू दिया हुआ है? डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट कितना वैल्यू दिया हुआ है? 0. यस, 0। दिस इज ग्रेफाइट, दिस इज नॉट डायमंड। तो अगर तुमको कभी भी डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 लिखना हो, तो कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं, ग्रेफाइट भी होता है, डायमंड भी होता है। तो हम लोग ने किस एलिमेंट को 0 वैल्यू असाइन कर दिया है? कार्बन के ग्रेफाइट फॉर्म को। सबको क्लियर हुआ? आप जैसे एक बार मान लो बता सकते हो फिर से? मुझे किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर दिया हो, तो मतलब इसका मतलब वो आपको हिंट दे दिया कि जिस कंपाउंड का बात कर रहा है उसका 1 मोल बनाना है, और उसको उसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट से बनाना है, वो भी स्टैंडर्ड स्टेट में। और स्टैंडर्ड स्टेट हम लोगों ने किसके लिए डिफाइन किया है? वो स्टेबल स्टेट है, वो आपको याद रखना है। वो तो कुछ भी हो सकता था, कार्बन के लिए ग्रेफाइट को उसका स्टैंडर्ड स्टेट माना गया है। क्लियर है? जैसे मान लो डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया लिखना है, बताओ कौन सा रिएक्शन लिखोगे? N2 गैस प्लस क्या लिखोगे? H2 gas. NH3। अब मुझे NH3 का अगर दिया हुआ है तो मुझे NH3 का आगे क्या लगाना है? ये 1 ही होना चाहिए, डेफिनेशन है, उसके 1 मोल को बनाना है। और बाकी सब जगह 3/2. ठीक है। सर ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है ना? हाँ, वही हीट ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का डेफिनेशन दोगे सर? दे दिया अभी, पहले देखो ना, पहले वही तो दिया है, हीट ऑफ फॉर्मेशन डेफिनेशन। अभी क्या लिखा है पहले देखो, पहला लाइन वही तो लिखो, डेफिनेशन। हाँ सर। CH3OH को कैसे लिखेंगे बताओ? कैसे लिखेंगे बताओ? कार्बन का ग्रेफाइट लेना है, प्लस क्या लेना है? सर हाँ बोलो। हीट ऑफ फॉर्मेशन आपने ग्राफाइट के लिए 0 कैसे लिख दिया? मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन तो कंपाउंड के लिए हो सकता है क्योंकि उसके एलिमेंट्स रहते हैं। देखो मैं लास्ट क्लास ही बताया था ना, एलिमेंट्स को असाइन 0 कर दिया गया वैल्यू। भूल गया क्या लास्ट टाइम का कहानी? कहाँ से लास्ट टाइम का कहानी हम लोग याद है कहाँ तक एंड किए थे? मैंने प्रूफ करके बताया था कि किसी भी रिएक्शन का जो डेल्टा H है वो सिर्फ और सिर्फ उस कंपाउंड पर डिपेंड करता है। तो उस एलिमेंट्स को, दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके स्टैंडर्ड स्टेट को क्या मान लिया गया है? एंथैल्पी को क्या मान लिया गया है? एंथैल्पी को 0 माना है। 0 मान लिया गया है। यहाँ पे भी सेम काम है सर। हाँ सेम काम है। सर तो आप ग्रेफाइट कार्बोनेट का क्यों ले रहे हो? कौन सा कार्बन में डेफिनेशन है? वो उन्होंने डिफाइन किया है साइंटिस्ट लोग ने। तो डेल्टा HF के जगह HF होना चाहिए ना C के लिए, ग्राफाइट के हाँ, लिए। तो इसका मतलब ग्रेफाइट को बनाने के लिए कौन सा रिएक्शन लोगे बताओ? तो नेचुरली ग्रेफाइट करेंगे. कोई रिएक्शन है ही नहीं। तो वो 0 ले लिया ना, वही तो बोल रहा हूँ। हाँ कोई है रिएक्शन है, किसी को तो मानेंगे ना रेफरेंस, समझा? हाँ सर। बनाएंगे कैसे? किसी को तो रेफरेंस मानेंगे ना, किसी को तो रेफरेंस मानना पड़ेगा। तो हम लोगों ने एलिमेंट्स को रेफरेंस मान लिया है। हाँ,
इसका बताओ कैसे लिखेंगे? half O2 2H2 इसको 1 मोल ही रखेंगे, ठीक है? क्या रखेंगे, बैलेंस कैसे करेंगे? half O2 and हाँ क्लियर है? सर 3/2 कैसे होगा? सर 2 आएगा। 2 आएगा ना, आएगा। क्योंकि हाइड्रोजन 4। ठीक है। अच्छा, डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, मान लो HBr आया, ठीक है? कैसे लिखेंगे बताओ? H2 plus Br2 gives हाँ, अब देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब लिख दिया तो कौन से स्टेट में होना चाहिए। अब ये लिक्विड। फिर से, ये Br2 का स्टैंडर्ड स्टेट इज टेकन एज लिक्विड, Br2 का स्टैंडर्ड स्टेट इज लिक्विड। तो HBr गैस, कैसे डिफाइन करेंगे इसको? half half देखो कोई डाउट? कॉपी करो फिर इतना। डन सर। और एक ठीक है, मिनट। और जनरली कुछ नहीं दिया हो तो किस टेम्परेचर पे रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग? 298 हाँ 290, इसी जनरल बात बोल रहा हूँ, किसी भी रिएक्शन में करा सकते हैं। कुछ नहीं मेंशन किया गया हो तो 298 केल्विन पर रिएक्शन को करा रहे हैं। और 298 केल्विन पर जो स्टैंडर्ड स्टेट है वो कार्बन का ज्यादा स्टेबल स्टेट ग्राफाइट है, नाइट्रोजन 298 केल्विन पर गैस है, 298 केल्विन पर ब्रोमीन क्या होता है? लिक्विड। ब्रोमीन लिक्विड होता है। सर हाँ बोलो। सर जो लास्ट है वहाँ पे हीट ऑफ रिएक्शन जो है दैट इज इक्वल टू द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr। यस यस, ये भी तो हमेशा लिख सकते हो कि तुम कोई रिएक्शन कराओ लैब में, CO2 का रिएक्शन कराओ, ये रिएक्शन कराओ C ग्रेफाइट प्लस O2, और इस रिएक्शन में जितना एनर्जी चेंज हुआ मान लो मेजर कर लो, 100 किलो जूल पर मोल आ गया, तो इस 100 को चिपका दो। दिस 100 इज असाइंड द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, सॉरी फॉर्मेशन का एंथैल्पी ऑफ CO2। ठीक है, आगे बढ़ूं? यस सर। सर इसमें प्रोडक्ट भी स्टैंडर्ड स्टेट में बनना हाँ, चाहिए। सब कुछ स्टैंडर्ड स्टेट होना चाहिए। जैसे अब जनरली सोडियम का तो स्टैंडर्ड स्टेट 298 पे सॉलिड ही होता है। H2 का स्टैंडर्ड स्टेट किसको डिफाइन किया गया है? गैस को। N2 का स्टैंडर्ड स्टेट किसको डिफाइन किया गया है? गैस। O2 का गैस। कार्बन का ग्रेफाइट। Br2 का liquid लिक्विड। अच्छा, एक और चीज, सल्फर का शायद रोम्बिक सल्फर है शायद, हाँ देख लेता हूँ रुको। solid आएगा ना। हाँ सॉलिड है वो, कुछ सल्फर का रोम्बिक, जस्ट मोमेंट रुको।
तो ग्राफाइट सॉलिड है ना? हाँ हाँ सॉलिड है, ठीक है। अच्छा, और सल्फर सॉलिड आएगा ना? हाँ यस, सल्फर का भी बहुत सारे एलोट्रोप्स होते हैं। तो आप सल्फर का जो फॉर्म है दैट इज रोम्बिक फॉर्म को स्टैंडर्ड स्टेट माना गया है, ठीक है, रोम्बिक सल्फर। मतलब आगे तुम इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे, देयर आर वेरियस एलोट्रोप्स, देयर इज रोम्बिक सल्फर, देयर इज मोनोक्लिनिक सल्फर। जैसे डायमंड ग्रेफाइट होते हैं ना, तो ग्रेफाइट को आपने माना ना अपना स्टैंडर्ड स्टेट 298 केल्विन पर, तो सल्फर के किस फॉर्म को माना गया है स्टैंडर्ड स्टेट? रोम्बिक वाले को, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब ये सबको स्टैंडर्ड से डिफाइन किया गया है, इसको याद रखना। मतलब जब भी तुमको SO2 बनाना हो तो मतलब समझ लेना कहाँ SO2 में बनाते समय S क्या लोगे, रोम्बिक लोगे कि मोनोक्लिनिक लोगे? रोम्बिक, ठीक है ना, वही सब जानना है। अच्छा, एक स्पेशल केस है जिसमें रेफरेंस फॉर्म इज नॉट द मोस्ट स्टेबल फॉर्म। ये थोड़ा स्पेशल केस याद रख लेना। फॉस्फोरस के केस, अरे सल्फर के बहुत सारे एलोट्रोप्स होते हैं, रोम्बिक है, मोनोक्लिनिक है, इनऑर्गेनिक में करोगे जैसे कार्बन का होता है ना, डायमंड और ग्राफाइट। तो कार्बन का अगर एलोट्रोप्स है तो ग्राफाइट को स्टैंडर्ड स्टेट माना गया है। तुमको अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन CO2 दे दे ना तो समझ लेना कार्बन ग्राफाइट है, ठीक है ना, रिएक्ट, ठीक है। हाँ बोलो। आयोडीन को भी सॉलिड लेंगे ना हम लोग? किसको? हाँ सॉलिड, आयोडीन। हाँ आयोडीन का सॉलिड है, यस, ठीक है। अच्छा, और तुम्हारा रेफरेंस फॉर्म इज नॉट द मोस्ट स्टेबल फॉर्म में इसमें याद रखना फॉस्फोरस के भी 3 होते हैं। आपको मालूम है कि कौन कौन से पार्ट होते हैं फॉस्फोरस का? एलोट्रोप्स 3 होते हैं, व्हाइट, ब्लैक और रेड, सब इनऑर्गेनिक का पार्ट आएगा। तो फॉस्फोरस का हम लोग ने डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस को 0 माना है। मतलब स्टैंडर्ड स्टेट किसको माना है? व्हाइट वाले को अपना स्टैंडर्ड लिया है। जबकि आगे इनऑर्गेनिक में करोगे ज्यादा स्टेबल अगर तुमसे पूछेगा ना, ये थोड़ा इनऑर्गेनिक का एक है, इसके बारे में जान लेना बस। 3 होते हैं फॉस्फोरस, जिनमें से सबसे कम ही स्टेबल होता है व्हाइट और सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ब्लैक। लेकिन हम लोगों ने लिया किसको है स्टैंडर्ड स्टेट? व्हाइट वाले को। तो एक्सेप्शन हो गया ना? एक्सेप्शन क्यों बोले? एक्सेप्शन मतलब अलग हट करके, यस, एक्सेप्शन इन द सेंस की नाम दे दो कि थोड़ा इन्होंने इसको चुन लिया है, बिकॉज 0 तो किसी को लगा सकते थे, तो इन्होंने व्हाइट को यहाँ पर ले लिया है। तो आपको जहां देना है ये सब चीजें। सर व्हाइट क्यों लिया, सर ब्लैक क्यों नहीं किया? ब्लैक शायद रीजन वाइज या तो मिलता नहीं होगा कम, क्या है पता नहीं, डेफिनेशन वाइज कोई लॉजिकल नहीं होगा, कुछ प्रैक्टिकल डेफिनेशन होगा, ठीक है। सर व्हाइट फॉस्फोरस एयर में कंबस्ट करता है ना? हाँ व्हाइट फॉस्फोरस करता है, रिएक्टिव है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं तुमको कोई भी रिएक्शन का दे दूंगा तो हीट ऑफ फॉर्मेशन लिख सकते हो उसका, ठीक है ना। मतलब उसके 1 मोल को बनाना है, 1 मोल को बनाना है किससे? स्टैंडर्ड एलिमेंट से, वो भी अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए उस गिवन टेम्परेचर पर। अलग बात है कुछ नहीं मेंशन किया है तो हम लोग रिएक्शंस किस टेम्परेचर पे करा रहे हैं? 298.1 केल्विन पर ही करा रहे हैं। और उस पर्टिकुलर चीजों में कुछ आपको ये सब मालूम होना चाहिए। और इन सबका स्टैंडर्ड स्टेट का एंथैल्पी कितना असाइन किया गया है? वैल्यू असाइंड इज 0। क्लियर है? कोई डाउट इसमें बताओ? हाँ बोलो। सर इसमें रेफरेंस फॉर्म इज नॉट द मोस्ट स्टेबल ना? हाँ वही तो लिखा जो ना। स्टेबल है उसी को रेफरेंस फॉर्म क्यों नहीं माना? इसका रीजन पता नहीं, या तो हो सकता है कुछ प्रैक्टिकल रीजन है, वो जो रीजन प्रैक्टिकल रीजन हो सकता है। देखो 0 तो किसी को मान सकते थे ना, 0 मतलब ये मत सोचो कि स्टेबल को ही 0 मानना है, ये नहीं बोला गया है। जनरली मोर स्टेबल फॉर्म को 0 लिया गया है, बट 0 तो आप किसी को ले सकते थे, है ना। 0 तो एक नंबर है ना, आपको उसको किसी से बनाना था तो आप किसी को 0 ले सकते थे।
उन्होंने इसको 0 लिया है, पता नहीं इसका रीजन क्या है, देखूंगा। सर मतलब रेड एंड ब्लैक का कुछ तो पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। हाँ यस, पॉजिटिव क्वांटिटी। ये क्लियर है सबको, कोई डाउट इसमें बताओ। मान लो मुझे डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन CO लिखना हो, कैसे लिखूंगा? चलो एक काम करता हूँ, C2 CO लिखना है, कैसे लिखूंगा? C ग्रेफाइट प्लस O2 गैस कितना? CO2 है, हाफ O2 लगेगा। बैलेंस कैसे करेंगे? इसको 1 ही रखना है, ये बार बार रखना है, ये हाफ। क्लियर है? कुछ नहीं मेंशन किया हो तो टेम्परेचर क्या मान के चलेंगे? नथिंग मेंशन तो टेम्परेचर 298.1। लेकिन डेल्टा H0 बोलने का मतलब है, मैंने इतना बार स्पेसिफाई कर दिया है कि प्रेशर कितना है, 1 बार। क्लियर है? और इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज आएगा, इसको स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन बोले। चलो अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं, जल्दी नोट करो। चलो आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है? ये लो। अच्छा इधर देखो, मान लो कोई रिएक्शन है, ये कराया गया है 1 बार और टेम्परेचर T1 पर। इस रिएक्शन का डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन, इस डेल्टा H0 कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा H0 एट T1 कैसे लिख सकते हैं बताओ? मैं अभी थोड़ा स्पेसिफिक होने के लिए कर दे रहा हूं। Sir, before T1, what did you write? 1 मतलब Okay, प्रेशर yes, sir. कितना है? Pressure. अभी मैं लिख रहा हूँ, बार बार लिखूंगा नहीं अब, ठीक है ना? वो एक अभी स्टार्टिंग है, इसीलिए मैं आपको हर चीज ऐसे लिख दे रहा हूँ। मान लो किसी ने कोई रिएक्शन कराया, टेम्परेचर T1 पर कराया, ऑब्वियस बात है टेम्परेचर T1 पर कराएगा तो कुछ इस रिएक्शन का हीट ऑफ रिएक्शन मिला होगा, मेजर किया होगा, या तो एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा। जब ए और बी कन्वर्ट किए होंगे C और D में, तो मान लो कुछ डेल्टा H0 आया होगा। मान लो सेम रिएक्शन को उसने कराया एट टेम्परेचर T2, वन मतलब प्रेशर कितना लिया गया? 1 बार। अब जो डेल्टा H आएगा उसको क्या बोलेंगे? उसको डेल्टा H0 बोलेंगे कि नहीं? अरे अभी जो हीट ऑफ रिएक्शन आएगा इसको डेल्टा H0 बोलेंगे कि नहीं? 0 लगाऊं ऊपर में कि नहीं लगाऊं? अभी भी डेल्टा H0 बोलेंगे ना, बिकॉज प्रेशर कितना है? 1 बार। अभी भी लिखेंगे। अच्छा सबको 0 0 लगा दो, बेटर है। 0 मतलब स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है? C इंटू क्या लिख सकते हैं इसमें? अच्छा हाँ, अब एक चीज, अब एंथैल्पी चेंज करेगा कि नहीं? एंथैल्पी जो है वो किसका फंक्शन है? एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब ये फर्स्ट लॉ में ध्यान देना, फर्स्ट लॉ में याद है पूरा डिराइव कराए थे, एंथैल्पी सॉलिड का, लिक्विड का, ठीक है ना? इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे? इसको मैं क्या लिखूं? इसको मैं
एंथैल्पी न्यू लिख दूं क्या? चलो ये ठीक है, ये क्लियर है यहां तक? अच्छा मुझे बताओ डीएच क्या था? डीएच याद आ रहा है सबको क्या था? ये लिखा था डेल एच बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू डीटी। ये याद आ रहा है? अच्छा मुझे एंथैल्पी सी का अगर लेना हो, टेम्परेचर T1 पर कुछ एंथैल्पी होगा, टेम्परेचर T2 पे एंथैल्पी होगा, बट प्रेशर तो क्या है? प्रेशर क्या रखा है मैंने? कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो डीपी को क्या मान सकता हूँ? 0। तो मैं लिख सकता हूँ कि एंथैल्पी चेंज जो है दैट इज नथिंग बट डेल एच बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू डीटी। सबको समझ में आ रहा है? मैं एंथैल्पीज अब चेंज हो जाएंगे ना, जो एंथैल्पी सी का टेम्परेचर T1 पर रहेगा वो अब टेम्परेचर T2 पे थोड़ी ना रहेगा, वो तो चेंज कर जाएगा। तो मैं ये निकालना चाह रहा हूँ कितना से एंथैल्पी चेंज किया, तो मैं लिख सकता हूँ दैट इज इक्वल टू, याद है इसको CPDT बोलते थे। कहने का मतलब एंथैल्पी बेसिकली क्या है, मैं लिख सकता हूँ चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू CPDT। ठीक है, तो इसका मतलब एंथैल्पी, एक मोल का एंथैल्पी एट C at 1 and T2 is equal to 1 mole of enthalpy at C plus CP delta T। delta T provided मैं क्या मान रहा हूँ कि CP is independent of time। independent of time। लिखो पहले यहां तक। सर ये लिमिट्स लगा कर आया ना? लिमिट क्यों? सर मतलब डेल एच, हाँ सर क्या? डेल एच बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर को CP हाँ बोलते सर थे, समझा। उसको CP बोलते थे ना। हाँ सर समझा। हो गया? सर 2 मिनट, आज जो लिखा है वो रिजल्ट है ना? अभी तो रिजल्ट बताऊंगा, अभी तो आया नहीं है रिजल्ट, लास्ट अभी तो बताना बाकी है। सर डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1। हाँ ये डेल्टा T is T2 minus T। चलो आगे बढ़ो। चलो आगे बढ़ो। अच्छा तो डेल्टा H नॉट T2 पर क्या लिख सकते हैं, चलो ध्यान दीजिएगा। डेल्टा H नॉट T2 जो है वो मैं लिख सकता हूँ C इंटू, क्या लिख सकता था? मुझे वो याद नहीं आ रहा, बट वो क्या था, C इंटू मोलर एंथैल्पी ऑफ C एट, ये ना, तो उसको मैं लिख सकता हूँ दैट इज मोलर एंथैल्पी ऑफ C एट T1
प्लस डेल्टा टी, नहीं प्लस Cp डेल्टा टी प्लस D टाइम्स वो हो जाएगा, करके देखना, माइनस A टाइम्स माइनस B टाइम्स, ये कर लोगे ना खुद से। तो डेल्टा H0 एट टेम्परेचर T2 देखो तो ये आ रहा है। मैं ये पूरे जो चीजें हैं C इंटू मोलर एंथैल्पी ऑफ C एट 1, T1 प्लस शायद D था ना, D के साथ ये था माइनस ऑफ A इंटू माइनस B इंटू प्लस क्या लिख सकता हूं, प्लस डेल्टा T इंटू लिख सकता हूं C डेल्टा CP प्लस, ये ऐसे लिख सकता हूं ना। ये सबको समझ में आ रहा है ला? हाँ सर। माइनस A इंटू CP ऑफ A खुद से डिराइव करो, मतलब मेरा ये क्या सुनना है, खुद ही लिख सकते हो। देखो ये रिएक्शन बन गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा H0 एट T2 माइनस डेल्टा H0 एट T1 मैं निकाल सकता हूं कि नहीं। डेल्टा T इसको कैसे लिखूं, इसको लिख रहा हूं मैं प्लस डेल्टा T इंटू डेल ऑफ CP, सॉरी डेल्टा T इंटू डेल्टा CP। डेल्टा CP क्या है, व्हाट इज डेल्टा CP, ये पूरा टर्म दिया हुआ है। ये समझा? सर CCP के बाद ब्रैकेट में C क्यों लिखा है? अरे दिखाने के लिए कि वो C का है। ओह ओके। दिखाऊंगा नहीं तो सबका CP अलग अलग है ना, हाँ तो सर। उसमें दिखाने के लिए वो C का है, ये D का है, ये इसीलिए फॉर्मूले से बेटर है खुद ही बनाओ। तुम समझ में कॉन्सेप्ट को समझो, फॉर्मूला काम नहीं करने वाला है, फॉर्मूला का चेंज समझ लो। और वो भी अगर ये दे देगा, क्या बोलते हैं, अगर CP भी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दे देगा तो फिर क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। मैं तो क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो ज्यादा बेटर है फॉर्मूले को खुद से डिराइव करो, समझो उस फॉर्मूले का मतलब, अदरवाइज तो ये हो जाएगा। और डेल्टा T किसके बराबर है, T2 माइनस T1। कहने का मतलब अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट ऑफ रिएक्शन मालूम है तो मैं किसी दूसरे टेम्परेचर पे हीट ऑफ रिएक्शन निकाल सकता हूं, ये इक्वेशन लगा कर। ठीक है, मैं एक दे रहा हूं तुम लोग से, एक कर देता हूं, फिर दूसरा आप में से करना। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन दे रहा, हाँ बोलो। सर आपने यहाँ पे डेल्टा CP लिखा है तो मतलब नेट चेंज इन CP ना? हाँ यस, इसका मतलब इसको क्या लिखूं मैं, समझ आना इसका मतलब क्या लिखूं, नेट हाँ चेंज सर, इन, नेट चेंज इन CP, बट जो CP फॉर ईच रिएक्टेंट होगा सपोज A, तो उसके लिए उसका CP नंबर ऑफ मोल्स इनटू उसका इंडिविजुअल CP हाँ यस यस यस, अब C इंटू दिस है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ मल्टीप्लाई करेंगे कुछ डेरिवेशन में। वैसे एक रिएक्शन करा रहा हूँ, ठीक है, जैसे H2O गैस है, ये एक रिएक्शन देखो, क्वेश्चन समझो। सबसे पहले मान लो इन्होंने डेल्टा H0 दिया हुआ है 241.75 जूल, टेम्परेचर कुछ नहीं मेंशन किया तो कितना मानोगे,
298। हाँ दिया नहीं है तो यही मान के चलना, ठीक है। अब पूछ रहा है वो सॉरी ये 291 पे दिया हुआ है, सॉरी क्वेश्चन में यहाँ 291 दे दिया है। पूछ रहा है व्हाट वुड बी डेल्टा एच नॉट। मैं पहला कर दे रहा हूं, उसके बाद आप लोग करिएगा। पहला देख लो, किरचॉफ इक्वेशन है, ठीक है, और तुमको सीपी के वैल्यू दिए हुए हैं। यूनिट्स है जूल पर केल्विन पर मोल। अच्छा समझा क्वेश्चन सब लोग। इस रिएक्शन का डेल्टा एच नॉट दिया हुआ है 291.15 केल्विन पर। आपसे पूछ रहा है कि मुझे बताओ 298.15 केल्विन पर कितना होगा। क्लियर है? तो क्या इक्वेशन लगा सकते हैं? डेल्टा एच नॉट एट 291.15 केल्विन माइनस डेल्टा एच नॉट एट कितना, कौन से टेम्परेचर पे? 298.15 केल्विन। ये किसके बराबर होगा? डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 ओ मुझे जिस टेम्परेचर पे चाहिए उसको पहले लिख लेता हूँ। जिस टेम्परेचर पे चाहिए तो T2 यहाँ पर क्या है? T2 कौन सा टेम्परेचर है? हाँ ये। और T1 कौन सा टेम्परेचर है? T1 दिया हुआ है। ये किसके बराबर है? 298.15। फॉर्मूला क्या था? दैट इज इक्वल टू चेंज इन सीपी। सीपी क्या होगा बताओ? डेल सीपी यहाँ पर क्या है? इस रिएक्शन का डेल सीपी क्या है? इस रिएक्शन का डेल सीपी विल बी इक्वल टू व्हाट? हाफ इंटू 29.12 प्लस 1 मोल, यहाँ 1 मोल है ना, माइनस 1 इंटू 33.56 9.83 9.83 आ रहा है। फॉर्मूला सही से लगाना। तो मुझे क्या क्या मालूम है इसमें? मुझे ये निकालना है, डेल्टा एच नॉट मालूम है 291.15 पर दिया हुआ है, T2 माइनस T1। चेक करो, आंसर ही आना चाहिए। ये आंसर आ रहा है, चेक करो तो। सबको समझ में आया किरचॉफ इक्वेशन कैसे लगाना है? क्वेश्चन दूंगा तो कर लोगे? ये समझा सब लोग? सर बोलो। डेल्टा सीपी 9.83 है तो उसको 7.15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7.15 क्या है? ये वाला पार्ट, नीचे वाला 7 पार्ट? से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना सर वो डेल्टा टी है ना। हाँ सर। हाँ तो मल्टीप्लाई करो। सर तो नहीं आ रहा। 6.8 309.56 सर 309.8। हाँ सर 310.56 ओके ठीक है मैं देख लेता हूँ। तो इन्होंने गलत लिख दिया है क्या आंसर? ठीक है, मैं आंसर इन्होंने शायद गलत लिख दिया होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना क्या? 10 आ रहा है अप्रोक्सीमेट। 10 आ रहा है, ठीक है। मैं आप लोग पे विश्वास कर रहा हूँ, सबका 310 आ रहा है तो विश्वास कर रहा हूँ। ये समझा सबको? कैसा क्वेश्चन तो कर लोगे ना? एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करो।
ठीक है, ये खुद से करो, 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ किरचॉफ इक्वेशन पर। किरचॉफ इक्वेशन का बेसिक यूज क्या है? अब एक मिनट प्रीवियस एक टेम्परेचर पे हीट ऑफ रिएक्शन मालूम है तो दूसरे टेम्परेचर पे हीट ऑफ रिएक्शन का निकालना। ठीक है, लिखो क्वेश्चन। पहले एक ही करो, हीट ऑफ रिएक्शन इस रिएक्शन का दिया हुआ है। बताओ क्या होगा आंसर? So there it is minus 22.1 kilocalorie. यस, -2। कैलकुलेटर से करना, ठीक है ना? सर वो कन्वर्जन का फैक्टर क्या है, किससे डिवाइड? इससे मतलब डिवाइड करना मतलब ये फॉर्मूला लगा ना, डेल्टा एच नॉट minus 42.1 kilocalories. डेल्टा एच नॉट कितना है बताओ? डेल्टा एच नॉट एट 77। सर वही फॉर्मूला लगाया, वो किलो कैलोरी में दिया ना। हाँ तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो देखो, माइनस डेल्टा एच नॉट एट 27 बाई T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 कितना होगा? 50। डेल CP कैसे लिखेंगे? 1 इंटू 6.8 कैलोरीज। कितना आ रहा है वैल्यू? minus 0.46 -23। minus 0.46 सबका अलग टोटल में अलग minus 0.4 ही आएगा। हाँ सर, सॉरी वो मल्टीप्लाई करके आ रहा था, -0.46। देख लेते रुको। ये वैल्यू -0.46 आ रहा है ना? हाँ सर। तो डेल एच नॉट एट 77 डिग्री सेंटीग्रेड अगर निकालना हो तो ये कितना हो जाएगा? 50 इंटू -0.46 बाई 1000 किलो कैलोरीज प्लस डेल्टा एच नॉट एट 27 कितना लिख सकता हूँ? सो वो प्लस होगा ना? कौन सा प्लस होगा बताओ? सर -22.1 नहीं होगा? सर माइनस ही होगा।
हाँ क्या डाउट है बताओ कौन सा? हाँ सर सही सर। कहाँ गलत हो गया? कितना सिंपल तो फॉर्मूला है, -2.13123 किलो कैलोरीज आंसर आ रहा है। तो ये टाइप का ही है। इससे पहले बताओ इसमें डाउट कहीं है किसी को? सर 50 डिग्री के चेंज में सिर्फ पॉइंट चेंज क्यों आया? हाँ, इसका मतलब बहुत एंथैल्पी ज्यादा टेम्परेचर से ज्यादा सॉलिड लिक्विड को उतना चेंज नहीं करते। डेल्टा एच बाई सॉलिड और लिक्विड के लिए एंथैल्पी जो एक्चुअल देखोगे ना तो वॉल्यूम पे डिपेंडेंट रहता है, तो बहुत कम का वॉल्यूम चेंज होता है। इसीलिए सबको ये क्लियर हुआ ये ला? अच्छा यहाँ पर प्लस मत लगा देना, यहाँ प्लस मत लगा देना, यहाँ पर क्या लगाओगे? साइन के साथ लगाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दूं? यस सर। अब ये खुद से करना, सिंपल सा फॉर्मूला है, सीपी सही से निकालना है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैं ये कर दे रहा हूँ, क्या बोलता हूँ, मैं आप लोगों को एक इंटीग्रेशन वाला भी दे ही देता हूँ। थोड़ा लंबा पड़ेगा लेकिन अगर सही से करोगे तो हो जाएगा। तो एक बार प्रीवियस पेज दिखाओगे? ठीक है, मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आप ही लोग करना, ये बात मत बोलना कि सर कर दो, सही से करो, कंसंट्रेशन से करो, कैलकुलेटर यूज करो, कॉन्सेप्ट सिंपल है, आंसर आना चाहिए। मतलब इतना लंबा क्वेश्चन को मैं करूंगा नहीं नॉर्मली, इंटीग्रेशन सही से आना चाहिए आप लोग को। ठीक है, इस रिएक्शन का डेल्टा एच नॉट दिया हुआ है, बेसिकली रिएक्शन को डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन ही बोलेंगे, और ये दिया हुआ है -92.3 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इस लाइन का एक्चुअल मतलब हाफ मोल H2 जब हाफ मोल Cl2 बना और 1 मोल HCl बनाया तो 92.3 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो गया। माइनस का मतलब रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, और टेम्परेचर दिया हुआ है ये रिएक्शन का 298। एक कैलकुलेटर यूज करो। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है सेम डेल्टा एच नॉट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो हाँ बोलो। डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एच एफ में डिफरेंस क्या है? डेफिनेशन तो सिमिलर है। हाँ सिमिलर, डेल्टा एच एफ में एक ही डेफिनेशन है, डेल्टा एच। ऐसा इधर देखो, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू HCl। इसमें जो डेल्टा एच होगा उसको डेल्टा एच एफ नॉट बोलेंगे कि डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे? डेल्टा एच नॉट बोलेंगे क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन, यस ऑफ रिएक्शन बोलेंगे, जैसा आपने रिएक्शन लिखा है, बट इसको डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं बोल पाएंगे ना। डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब कोई भी कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए कांस्टेंट है, और डेल्टा एच एफ डिपेंड करता है कितने मोल्स ऑफ कंपाउंड फॉर्म हुए उस पे। हाँ, डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट इन द सेंस, कांस्टेंट मत बोलो, डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखते समय आपने डिफाइन कर दिया, आपको जो सब्सटेंस बनाना है उसको कितना मोल लिखना है? 1 लिखना है। तो एक स्पेशल केस ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन को ही हीट ऑफ फॉर्मेशन बोल देते हैं, जब आपको जो कंपाउंड को बनाना है उसको आगे आपको कितना का स्टोइचियोमेट्रिक रखना है? 1 मोल। ठीक है, जैसे कि ये जो सेकेंड रिएक्शन है, दिस सेकेंड रिएक्शन में जो हीट होगा इसको मैं डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं बोलूंगा। यस, इसमें कुछ हीट ऑफ रिएक्शन आएगा, वो बोल सकता हूं मैं, तो हीट ऑफ रिएक्शंस बोल सकता हूं, बट हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए पहला ही रिएक्शन है। अब समझा? हाँ सर। ठीक है, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन जहां डिफाइन कर दे तो जिस सब्सटेंस का दिया हुआ है उसका 1 मोल ही बनाना है। और ध्यान देना, मैंने लिख दिया हर चीज बहुत क्लियरली एक्सप्लेन तो कोशिश किया ही हूं, पर मोल ऑफ रिएक्शन है, पर मोल ऑफ रिएक्शन जैसा तुम रिएक्शन लिख रहे हो तुमको उसका इंटरप्रिटेशन आना चाहिए। जब मैं -92.3 लिख रहा हूं तो इसका मतलब हाफ मोल हाइड्रोजन हाफ मोल Cl2 जब 1 मोल HCl बनाएगा तब जाकर के 92.3 किलो जूल्स एनर्जी रिलीज हो रहा है बस। और चूंकि इस रिएक्शन में मैंने HCl को 1 मोल लिया है तो इसी रिएक्शन को मैं हीट ऑफ रिएक्शन बोलूं या एक स्पेशल नाम दे दूं हीट ऑफ फॉर्मेशन, बात एक ही है। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ
कैलकुलेट द सेम हीट ऑफ रिएक्शन, मतलब सेम लिखना है हीट ऑफ रिएक्शन, मतलब आपको वैसे ही बैलेंस करना है, ठीक है, लेकिन 1450 केल्विन पर है और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है Cp ऑफ H2। अरे यार तो लंबा पड़ेगा, बट क्या करूं, यही क्वेश्चन आया है तो मेरे पास और कोई क्वेश्चन था नहीं, तो आप लोग आराम से कैलकुलेटर यूज करो। तो वो आपने y लिखा है, y कहाँ लिखा है रे? 29.06। 064 और ये Cp के वैल्यू दिए हुए हैं, मतलब मैं कैसा क्वेश्चन करा रहा हूँ कि Cp खुद किसके साथ चेंज कर रहा है? टेम्परेचर के साथ। मेरे पास और इससे बहुत क्वेश्चन खोजने पर यही एक क्वेश्चन मिला, ठीक है, इसलिए मुझे ट्राई करो, देखते हैं किसी को आता है कि नहीं। यहाँ पर इंटीग्रेशन चलेगा यार, हो पाएगा आप लोग से? हाँ सर ये कर लेंगे, आप क्लास में मत कराओ ये। हाँ ये तुम लोग करना, मैं आप लोग को दे देता हूँ इसका ये होमवर्क मुझे हाँ आज होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ये समझा ना, इसमें क्या करना है, इसमें आप डेल्टा Cp डेल्टी वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, आपको एकदम बेसिक डेरिवेशन से जाना पड़ेगा, ठीक है। ये होमवर्क के लिए मैं आंसर लिख देता हूँ, आंसर आप लोग चेक कर लीजिएगा। किलोजूल पर ये आंसर है, चेक कर लेना। मतलब कहने का मतलब ये आंसर ये बता रहा है कि अगर इसी रिएक्शन को आप किस टेम्परेचर पे कराए होते, 1 बार रखते और 1450 केल्विन लगते तो कितना का एनर्जी रिलीज होता? किलोजूल। सर एनर्जी रिलीज होता नेगेटिव नहीं होगा ना, मतलब 95.1 किलो जूल रिलीज होगा ना। हाँ मतलब नेगेटिव का मतलब है, मैं डेल्टा H का साइन लिख दे रहा हूँ, या तो इसको मैथमेटिकली डेल्टा H इज इक्वल टू -95.1 लिखो, या फिजिकली बोलना चाह रहे हो तो क्या लिखोगे, प्लस 95.1 एनर्जी इज रिलीज। अब तुमको फिजिकली अगर बोलना है तो आप बोलोगे 95.1 एनर्जी प्लस इज रिलीज्ड, फिर रिलीज टर्म लिखोगे, और मैथमेटिकली लिखना है तो डेल्टा H इज इक्वल टू -95। मतलब एक चीज नोटिस कर रहे हो, टेम्परेचर सोच रहे हो कितना मैंने बढ़ाया है, फिर भी डेल्टा H बहुत ही कम से चेंज किया है। होमवर्क के लिए कर लेना इसको, आगे बढ़ रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा होमवर्क के लिए आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अच्छा आयनिक रिएक्शन इज, अच्छा अच्छा मान लो इसमें देखो क्या है। सर आप एक बार प्रीवियस पेज दिखाओगे? हाँ क्वेश्चन दिया था ये करना आज, ठीक है ना, और करके करना, और फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, बेसिक से चलना, याद है ना, बेसिक से चलना, डोंट अप्लाई डायरेक्टली योर फॉर्मूला। सर मतलब DHCP DT से चेंज होगा ना? हाँ DH इज इक्वल टू Cp dt वाला पार्ट में आएगा, इसीलिए बेसिक से चलना, इंटीग्रेशन करना, हर एक का Cp खुद टेम्परेचर के साथ चेंज कर रहा है, बेसिक से ही चलना पड़ेगा, देखता हूँ कर पाते हो। ये मतलब एक टफेस्ट क्वेश्चन टाइप का दे दिया, जनरली तो टेम्परेचर के साथ नहीं देता है Cp सब, तब वही फॉर्मूला लग जाता है, बट अगर दे दिया तो एक प्रैक्टिस तो कर ही लो, ठीक है।
अच्छा इधर देखो, अच्छा मान लो एक आगे तो रिएक्शन आने वाला ही है, विच इज न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड बाय अ स्ट्रॉन्ग बेस। मान लो अब बहुत सारे रिएक्शंस जो होते हैं ना वो आयनिक एक्वस सॉल्यूशंस में भी होते हैं, जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम सब पे जाओगे। प्रीवियस पेज दिखा दो। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, अच्छा इधर देखो, जैसे मान लो ये रिएक्शन आगे आने वाला है, मतलब कैसे ही आया सर H प्लस और OH माइनस। H प्लस मतलब कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्या देगा, प्रोटॉन, प्रोटॉन देगा, और बेस है तो OH माइनस देगा। किसी ने अगर ये रिएक्शन कराया, और ये रिएक्शन जो है ना इसके बारे में आगे करेंगे भी, अभी मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करना चाह रहा हूं। इसका डेल H नॉट मान लो वैल्यू दिया हुआ है -55.8। इस लाइन का फिजिकल क्या मतलब है, 1 मोल H प्लस 1 मोल OH माइनस के साथ न्यूट्रलाइज करके 1 मोल पानी बनाएगा, तो इस रिएक्शन में कितना का एंथैल्पी चेंज होता है, -55.8। अब इधर ध्यान दीजिएगा, अब इस रिएक्शन का भी डेल्टा H नॉट में कैसे लिख सकता हूं, एंथैल्पी ऑफ वाटर माइनस क्या, ये लिख सकता हूं। ठीक है, यस सर। अब देखो इसमें भी क्या प्रॉब्लम है, जब यार यहाँ पर भी तो किसी को स्टैंडर्ड चुनना पड़ेगा ना। तुम इससे पहले आयनिक रिएक्शंस तो कर नहीं रहे थे, तुमने ग्राफाइट को चुन लिया अपना 0 स्टैंडर्ड स्टेट, उसको एक वैल्यू दे दिया 0, तुमने रोम्बिक सल्फर को 0 दे दिया। तो अब आयंस में भी तो अगर देखा जाए कोई H प्लस अकेला तो मिलेगा नहीं। H प्लस हमेशा किसके साथ, आयंस किसके साथ मिलेंगे, H प्लस Na प्लस मिलेगा Cl माइनस के साथ, H प्लस मिलेगा OH माइनस के साथ। आयंस कोई भी है अकेले नहीं मिलेंगे। तो आपको अगर आयनिक रिएक्शंस में अगर सोल्यूशन करना है तो इसमें भी किसी एक को अपना रेफरेंस मानना पड़ेगा, जिसके रिस्पेक्ट में बाकी सबके एंथैल्पीज आप लिखोगे। मैं लिख देता हूं लाइन को, वी कैन नॉट क्रिएट आयंस ऑफ अ सिंगल टाइप। तो यहां पर आप ध्यान देना, ये भी एक रेफरेंस किसी को माना गया है। वो रेफरेंस कितना है, तो वी मस्ट चूज, मैं जो चीजें बोल रहा हूं उसको लिख लेता हूं। हम लोग को एक पर्टिकुलर आयन को चुनना पड़ेगा टू विच वी असाइन एन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 मतलब उसके एंथैल्पी को क्या मान लिया गया है, 0 मान लिया गया है। ठीक है, and the ion that is chosen is H plus। ये समझा सब लोग। तो इसका मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस, इसको कितना मान सकते हैं, इसको चुना गया कितना, 0 बाय रेफरेंस। सर तो H2 को भी 0 और H प्लस को भी 0 कैसे ले? एक दोनों अलग अलग है ना, एक आयनिक में थोड़ी ना है। और क्यों नहीं चुन सकते हैं, एक आयनिक रिएक्शन हो रहा है, एक कहाँ नॉर्मल आयनिक में नहीं है, एक आयंस ओके रिएक्शन हो रहा है, समझा। क्यों नहीं चुन सकते हैं। ये समझा।
यस हम लोग को किसी एक चीज को तो असाइन करना पड़ेगा ना जीरो, बिल्कुल कोई डाउट इसमें? तो हम लोग ने किसको जीरो माना है? हम लोग ने H प्लस एक्वस आयन के हीट ऑफ फॉर्मेशन को जीरो मान लिया है, मतलब उसके एंथैल्पी को जीरो मान लो या उसके हीट ऑफ फॉर्मेशन को जीरो मान लो, जो नाम बोलना है जीरो मान लिया। क्लियर है? अच्छा एक चीज बताओ, तो इस रिएक्शन में अगर मुझे मान लो तुमको, चलो एक क्वेश्चन दूं, आगे बढ़ूं? सर हाँ बोलो। अब ये रिएक्शन में जो चेंज इन एंथैल्पी हो रहा है उसका एक फिजिकल इंटरप्रिटेशन दे सकते हो? मतलब चेंज इन फिजिकल इंटरप्रिटेशन समझ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी समझ आता है कि एनर्जी चेंज हो गया, एंथैल्पी चेंज क्या बोलना चाहते हैं? एंथैल्पी चेंज मतलब जनरली रिएक्शंस को तो कैरी आउट किया जाएगा कांस्टेंट प्रेशर पे ना, तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट का चेंज होगा उसी को तो एंथैल्पी बोलते हैं ना। हाँ सर। तो वही तो, इसीलिए जितने रिएक्शंस कर रहे हैं प्रेशर कांस्टेंट है ना, उसको ओके सर, एंथैल्पी तो बोलेंगे। तो ये सारे रिएक्शंस के लिए चेंज इन हीट इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी? कि इन रिएक्शंस के लिए हाँ सर। हाँ, जनरली अगर लिक्विड्स रहते हैं तो इंटरनल एनर्जी में चेंज, वॉल्यूम में चेंज बहुत कम का होता है जनरली, तो इसमें कर सकते हो बट हर के लिए नहीं होगा। अभी हम लोग डेल्टा एच और डेल्टा यू का अभी रिलेशनशिप भी देखेंगे। ये अलग बात है, लिक्विड्स और सॉलिड्स रहते हैं तो डेल्टा एच अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा यू रहता है, चेंज ज्यादा का नहीं रहता है। बट गैसेस के लिए नहीं बोल सकते हो ना, गैसेस के लिए तो मान लो ऊपर में पहले गैस था 1 मोल, बाद में बन गया 10 मोल, अब आप नहीं बोल सकते हो कि डेल्टा एच और डेल्टा यू सेम रहेगा। अगर आपको प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो याद है आपको उस गैस को अलाउ करना था, क्या करने के लिए? पिस्टन को क्या करने के लिए? एक्सपैंड करने के लिए। हाँ सर। याद आ रहा है बोला पार्ट? तो पिस्टन को अब अलाउ करना है एक्सपैंड करने के लिए, तो कुछ समय कुछ काम तो उसमें भी चला जाएगा। तो जितना एनर्जी चेंज आपको बाहर मिल रहा है, क्यों मिल रहा है वो? क्योंकि कुछ काम तो उसमें भी चला गया, उसको आप डेल्टा एच बोलेंगे। और अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे करते हो तब डेल्टा यू बोलेंगे। तो पहले डेल्टा यू और डेल्टा एच में, अभी तो हम लोग डेल्टा एच मान रहे हैं, और डेल्टा एच अगर सॉलिड्स और लिक्विड्स इन्वॉल्व रहते हैं तो डेल्टा एच अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा यू ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन गैसेस के लिए आप ये नहीं बोल सकते हो ना। अब बोलो क्या डाउट है इसमें? तो डेल्टा यू गैसेस के लिए हमें वर्क डन बाय द गैस भी कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा ना? हाँ, डेल्टा एच नॉट में वर्क डन आकर के ही कंसिडर करके किया गया है ना। डेरिवेशन देखो ना क्या किए थे, डेल्टा एच में यू प्लस पीवी करके एक टर्म आया था। हाँ सर। देखो पहले पार्ट को जो हम लोग किए थे, डेल्टा एच में यू प्लस पीवी करके एक टर्म आया था। तो इसीलिए तो हम लोग अगर कोई भी चीज कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस में जितना हीट चेंज होता है उसको डेल्टा एच ही बोलते हैं। उसमें ऑटोमेटिकली वो यू इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी वाला टर्म है हाँ सर। पहले से वो टर्म इंप्लाइड है। और हम लोग जब डेल्टा एच और डेल्टा यू का मेजरमेंट में जाएंगे ना तो इसका और प्रैक्टिकली क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए डेल्टा एच का मतलब क्या होना चाहिए, क्या तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए? डेल्टा एच इज नथिंग बट जब ये रिएक्शन कराया गया कांस्टेंट प्रेशर पर, टेम्परेचर पे, तो 55.8 किलो जूल्स का एनर्जी रिलीज हुआ। ठीक है? हाँ सर। ठीक है। और अभी हम लोग जाएंगे भी उसमें, क्या बोलते हैं, मेजरमेंट में जाएंगे तो खुद ही क्लियर हो जाएगा डेल्टा एच डेल्टा ये का मतलब। क्योंकि सर मेजरमेंट भी तो कराऊंगा ना, मेजरमेंट में आएंगे ना डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में रिलेशनशिप। अच्छा, फाइंड डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस कैसे करेंगे? गिवन
देखो इसका डेल्टा एच नॉट इसका डेटा हमको खोजना पड़ेगा। अच्छा इसको मैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास ही देता हूँ, मेरे पास डेटा इसका नहीं दिया हुआ है, बट अगर दे दिया होता तो नेक्स्ट क्लास शेयर कर देना व्हाट्सएप पे क्वेश्चन का हाँ इसका स्क्रीनशॉट। डेटा मुझे खोजना पड़ेगा, डेटा नहीं दिया हुआ है। बट चलो उतना यहाँ तक हम लोग कर लिए, डेटा हमको अभी खोजना पड़ेगा, डेटा दिया नहीं हुआ है। मैं डेटा देकर नेक्स्ट क्लास यहीं से कंटिन्यू करूंगा फिर। बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes. ठीक है, डेल्टा एच का मतलब हो गया और डेल्टा यू का मतलब, दोनों का मतलब में अभी जाएंगे। अगर प्रैक्टिकली अभी भी क्लियर नहीं है तो हम लोग जब उसको मेजरमेंट करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, व्हेन वी आर एक्चुअली गोइंग टू मेजरमेंट। अभी के लिए इतना याद रखना, डेल्टा एच इज नथिंग बट द हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस अंडर कांस्टेंट प्रेशर। सर ठीक है, तो आपकी समझ जाओगे डेल्टा एच होएगा इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। यस और यस डेल्टा पीवी में पी कांस्टेंट आ जाएगा, तो यस डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू माइनस वर्क। यस यस तो डेल्टा एच प्लस वर्क हो गया डेल्टा यू, और इसलिए डेल्टा एच को हम रिप्लेस कर सकते हैं क्यू के साथ। क्यू के साथ, यस यही हो रहा है। ठीक है ना, तो ये हम लोग जो फर्स्ट लॉ का है उसको डेरिवेशन को यहाँ पर भी सेम लग जाता है, चेंजेस थोड़े बहुत आते हैं। तो बात जितना बात बोला वो सही है। एक्चुअली में डेल्टा हम लोग जो क्यू निकाल रहे हैं ना, ये क्यू इज पूरा वर्क डन करके जो निकलता है। अगर पूरा डेरिवेशन देना तो यू प्लस पीवी वाला टर्म क्यूमुलेटिव आया था। तो इस तुमने पूछा भी था इंथैल्पी का सर फिजिकल में, पता यू प्लस पीवी इतनी बार आएगा कॉमन हम लोग कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस में कि हम लोग इसको क्लब करके एक नया टर्म बना देते हैं डेल्टा एच। ठीक है, और जनरली जब सॉलिड लिक्विड्स इन्वॉल्व रहते हैं तो हम लोग देखते हैं कि डेल्टा एच और डेल्टा यू ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। लेकिन गैसेस के लिए काम नहीं कर सकते हो, और प्रैक्टिकली जब सेटअप बनाएंगे मेजरमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली और क्लियर होगा। अभी तो बस इतना ही जान लो कि कैसे फिजिकली इसका मतलब क्या है। ठीक है, हाँ सर, ठीक है, थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय। ठीक है, चलो।